नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में आज होगा फ्लोर टेस्ट। पटना में बुड़गों की तैयारी तेज, मानसून से पहले राहत। पटना हाईकोर्ट ने सेविका की बहाली का आदेश दिया। आईआईटी पटना रिसर्च पार्क से बढ़ेगा रोजगार के अवसर। पटना आरा सासाराम प्रोजेक्ट का पहला चरण 15 मई से होगा शुरू। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा में आज होगा फ्लोर टेस्ट। बिहार विधानसभा में 24 अप्रैल यानी कि आज होने वाला है फ्लोर टेस्ट के शांतिपूर्ण संचालन के लिए अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों ने सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सत्र के दौरान विश्वास मत पर चर्चा और मतदान होगा। सुरक्षा, ट्रैफिक, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा भी की गई। सरकार ने सदन के सुचारू चलाने का भरोसा दिया। साथ ही विधान प्रबोधनी पत्रिका के विषयांकों का विमोचन किया गया, जो संसदीय प्रणाली और विधायी कार्यों का उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। पटना में सड़क निर्माण हेतु अवैध कब्जों पे चला बुलडोजर। पटना में जेपी गंगा पथ के तहत 4 लेन सड़क निर्माण तेजी से जारी है। भद्रघाट से दीदारगंज तक गंगा किनारे बन रही इस सड़क में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने चित्रगुप्त घाट से कंकन घाट तक अभियान चलाकर 59 झोपड़ियों और अस्थायी ढांचे हटाए तथा 8 लोगों को नोटिस जारी किया। करीब 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे संपत्ति रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन और पेपरलेस प्रक्रिया पूरी करेंगी। पुलिस दीदी योजना के तहत 1500 स्कूटी और पुलिस बल के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने को मंजूरी दी गई। पटना में ERS डायल 112 और पुलिस डाटा सेंटर के लिए भवन निर्माण स्वीकृत हुआ। पुनपुन में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनेगा। पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास, हेल्पलाइन सहयोग की शुरुआत और सामूहिक दुर्घटनाओं को विशेष आपदा में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 16 नए डिग्री कॉलेज शुरू। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इस सत्र से पटना और नालंदा के 16 प्रखंडों में 16 नए डिग्री कॉलेज शुरू करेगा। इन कॉलेजों में प्रारंभिक रूप से कला संकाय के 6 विषय अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू होगी। प्रत्येक विषय में 30 सीटें होंगी। मई तक प्राचार्य की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल कॉलेज चयनित हाई स्कूल या सरकारी भवनों में अलग शिफ्ट में चलेंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को, खासकर छात्राओं को नजदीकी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना और ड्रॉप आउट दर कम करना है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको पटना में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए तेजी से ड्रेनेज सिस्टम मजबूत कर रहा है। कंकरबाग क्षेत्र में नाले और ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों का निर्माण अंतिम चरण में है। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास नंदलाल छपरा स्थित नए पंपिंग स्टेशन को योगीपुर नाले से जोड़ा जा रहा है, जिससे जल निकासी क्षमता बढ़ेगी। प्रबंधक निदेशक अनिमेश कुमार पार्षद ने 15 मई तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मानसून से पहले सिस्टम चालू हो सके और कंकरबाग सहित कई इलाकों का जल जमाव से राहत मिले। पटना में ऑनलाइन स्वगणना तेज, 48 घंटे में बड़ा उछाल। पटना में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्वगणना में तेज रफ्तार पकड़ ली है। शुरुआती धीमी शुरुआत के बाद 48 घंटे में 18,000 से अधिक परिवारों ने खुद को अपना डाटा दर्ज किया। 20 अप्रैल तक जहां 11,603 परिवार जुड़े थे, वहीं 22 अप्रैल तक यह संख्या बढ़कर करीब 29,800 हो गई। प्रशासन ने प्रचार प्रसार और अधिकारियों की सक्रियता से भागीदारी बढ़ी है। 1 मई तक ऑनलाइन स्वगणना का समय है, जबकि 2 मई से 31 मई तक मकान सूचीकरण होगा। एक मोबाइल नंबर से एक घर की गणना संभव है और ISE-ID सुरक्षित करना जरूरी है। पटना हाईकोर्ट ने सेविका की बहाली का आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका पुष्पा कुमारी की बर्खास्त स्थगी को अवैध ठहराते हुए उनकी तत्काल बहाली का आदेश दिया। न्यायाधीश रितेश कुमार की एकल पीठ ने माना कि सेवा समाप्ति में प्रकृति अन्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। 2012 में निरीक्षण के आधार पर की गई कार्रवाई में याचिकाकर्ताओं का पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने पाया कि एक नोटिस के बाद बिना अगली तिथि दिए फैसला सुना दिया गया, इसलिए बर्खास्त स्थगी और अपील आदेश रद्द कर पुनः बहाली, बकाया वेतन और किराया प्रतिपूर्ति का निर्देश दिया गया। पटना में सैटेलाइट टाउनशिप योजना तेज, जमीन खरीद बिक्री पर रोक। बिहार सरकार ने पटना सहित 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना तेज कर दी है।
संभावित इलाके में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है ताकि अटकलों पर रोका जा सके। पटना में संपतचक और पुनपुन को संभावित क्षेत्र माना जा रहा है। जमीन चिन्हित होने के बाद किसानों से अधिग्रहण पर बातचीत होगी और निजी भागीदारी से विकास किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत पहले चरण में 31 मार्च 2027 तक और दूसरे चरण में 30 जून 2027 तक 11 शहरों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य है। आईआईटी पटना रिसर्च पार्क से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के विकास के लिए 305 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हेल्थ केयर और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में 100 से अधिक कंपनियां आएंगी और 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस और केंद्रीय फॉरेंसिक लैब के लिए पुनपुन में 50 एकड़ में 287 करोड़ रुपए से ढांचा बनेगा। 75 आईटीआई को आधुनिक संस्थान बनाने पे भी मोहर लगी। साथ ही पुलिस डेटा सेंटर, ईआरएसएस और आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर विस्तार को मंजूरी दी गई, जिससे कौशल, स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पटना आरा सासाराम प्रोजेक्ट का पहला चरण 15 मई से होगा शुरू। पटना में सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आड़ा सासाराम रोड प्रोजेक्ट का पहला चरण 15 मई से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण अक्टूबर से शुरू होने का लक्ष्य है। मोकामा मुंगेर ग्रेनफील्ड 4 लेन और पटना रिंग रोड का कार्य आवंटित हो चुका है। भू अर्जन और स्वीकृतियों में तेजी के निर्देश दिए गए। कुल 218 किलोमीटर की 6 और 360 किलोमीटर की 12 परियोजनाओं की समीक्षा हुई। कई बाईपास और आरओबी निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहटा एलिवेटेड निर्माण के लिए नेवरागंज में मकान ध्वस्त। दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क निर्माण के तहत नेवरागंज में प्रशासनिक रैती मकान ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पटना जिला अधिकारी के आदेश पर भारी पुलिस बल मौजूदगी में हुई। प्रभावित परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। वही प्रशासन का कहना है कि मकान मालिक को करीब 94 लाख रुपए मुआवजा तय किया गया और जमीन का भुगतान अलग से किया जाएगा। अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने भरोसा दिलाया कि जल्द मुआवजा दिया मिलेगा। मौका पर थाना प्रभारी जगदीप राणा ने सुरक्षा व्यवस्था से संभाली और स्थिति को नियंत्रण में रखा। पटना यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ऑडिट से तय होगी जवाबदेही। पटना विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभाग अध्यक्षों व प्राचार्यों को अधिक जिम्मेदारी दी गई है। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एकेडमिक ऑडिट लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शिक्षकों के वर्कलोड, कक्षाओं की नियमितता, सिलेबस पूर्णता और गेस्ट फैकल्टी का उपयोग होने की समीक्षा होगी। सभी इकाइयों को समयबद्ध कार्य निष्पादन और शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। नियमित मॉनिटरिंग के जरिए जवाबदेही तय कर छात्रों को समय पर गुणवत्ता शिक्षा और सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में भीषण गर्मी और लू जारी रहने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा और दिन भर तेज धूप निकलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गर्म हवा और चिलचिलाती धूप के कारण दोपहर के समय बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। लोगों को हाइड्रेशन बनाए रखने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की सलाह है। विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। दिन के समय सबसे गर्म समय में घर के अंदर रहना बेहतर होगा। बिहार में सड़क हादसे फिर बनी विशेष स्थानीय आपदा। बिहार सरकार ने सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को फिर से विशेष स्थानीय आपदा की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इस फैसले से सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों और गंभीर रूप से घायल को तुरंत आर्थिक सहायता मिलेगी। 2015 में इसे आपदा घोषित कर अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2021 में इसे हटा दिया गया था, जिससे मुआवजे में देरी होने लगी। अब सरकार ने पुनः विचार कर इसे दोबारा लागू किया है। इसके तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से राहत दी। 2021-22 की अंतरिम अवधि के मामले में भी पुराने मानकों के अनुसार सहायता दी जाएगी। अटल पेंशन योजना में बिहार ने देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। अटल पेंशन योजना में बिहार की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। राज्य में अब तक लगभग 80 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 46 लाख से अधिक महिलाएं शामिल है। इस आंकड़े के साथ बिहार देश के दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। योजनाओं का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए वृद्धा अवस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है। इसमें 60 वर्ष के बाद 1000 से 5000 रुपए तक मासिक वेतन मिलती है। योजना का लाभ किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायी उठा रहे हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण भी मजबूत हो रहा है। पटना में बड़ी बिजली खपत, ट्रिपिंग से लोग परेशान। भीषण गर्मी के कारण शहर में बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रिपिंग की समस्याएं भी बढ़ गई है। कई इलाके कंकड़बाग, दानापुर, खगौल, बोरिंग रोड समेत बार बार सप्लाई बाधित रही।
छोटी अवधि की कटौती लगभग 5 से 10 मिनट होने से लोग शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते हैं। इंजीनियरिंग के अनुसार एसी कूलर के बढ़ते उपयोग से फीडरों पर लोड बढ़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल खपत 649 मेगावाट से बढ़ के 680 मेगावाट पहुंच गई है। वहीं इस वर्ष पीक लोड डिमांड 1016 मेगावाट तक पहुंच जाने की संभावना है, जो पिछले साल से 883 मेगावाट से अधिक है। शिकायत के लिए 1912 हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराए गए हैं। पाटलिपुत्र में बनेगा वंदे भारत का हाईटेक वॉशिंग यार्ड। पाटलिपुत्र जंक्शन के पास वंदे भारत ट्रेनों के लिए 283.16 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ऑटोमेटिक वॉशिंग यार्ड और कोचिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसमें 30 मिनट में 8 कोच की पूरी सफाई संभव होगी, जिससे समय और पानी दोनों की बचत होगी। 18 माह में निर्माण पूरा होने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट के बाद बिहार में 10 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होने का रास्ता साफ होगा, जिससे पटना, गया, भागलपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। फिलहाल ट्रेनों का मेंटेनेंस राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है, जिससे हाल ही में अपग्रेड किया गया है। आईजीएमएस में एमबीबीएस पीजी पेपर लीक जांच अब भी अधूरी। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में एमबीबीएस पीजी परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं की जांच तय समय सीमा के बावजूद पूरी नहीं हो सकी। 2 अलग अलग समितियां गठित की गई, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी, जिससे पारदर्शिता पे सवाल उठ रहे हैं। जांच में सीसीटीवी कवरेज की कमी और ब्लाइंड जोन बड़ी बाधा बनी हुई है। मुख्य समिति परीक्षा प्रक्रिया और मूल्यांकन की जांच कर रही है, जबकि दूसरी समिति मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल कर रही है। गुमनाम ईमेल से सामने आए इस मामले में बड़े रैकेट और कॉपियों में हेरफेर के आरोप है, जिनकी निष्पक्ष जांच का दावा किया गया है। नीतीश के मॉडल पे चलेगी नई एनडीए सरकार। जदयू नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने पटना में कहा कि बिहार में एनडीए सरकार को जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त है और 24 अप्रैल को होने वाला फ्लोर टेस्ट में सरकार आसानी से बहुमत साबित करेगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से चल रही है। नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की मजबूत नींव रखी है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में उसी विकास मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। सरकार नए कार्य करेगी, लेकिन नीतीश के पुराने शासन मॉडल का पालन मुख्य आधार रहेगा। सम्राट चौधरी के जनता दरबार में गुजे जय श्री राम के नारे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन तीसरी बार जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे माहौल भी नारेबाजी से गूंज उठा, जबकि मुख्यमंत्री मुस्कुराते रहे। जनता दरबार में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें एक बुजुर्ग ने सीओ पर मारपीट और सुनवाई न करने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम ने जांच का आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वीर कुंवर सिंह की जयंती पे उन्हें नमन किया और तलवार भी उठाई। उन्होंने दिल्ली के दौरे के बाद नीतीश कुमार और अन्य नेताओं से मुलाकात भी की। पटना के मसौढ़ी वार्ड 22 में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। पटना के मसौढ़ी नगर परिषद वार्ड संख्या 22 में लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान है। यहाँ जर्जर सड़कें, टूटी नालियां, गंदगी और अनियमित साफ सफाई प्रमुख समस्या है। डाक बंगला रोड, स्टेशन रोड और रहमतगंज क्षेत्र में अतिक्रमण और जाम से जीवन कठिन हो गया है। कच्ची गलियां, गाढ़े वाली सड़कें और जल जमाव से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पेयजल आपूर्ति भी अनियमित है और स्ट्रीट लाइट व फंगिंग जैसी सुविधाएं कम है। स्थानीय व्यवस्था भी प्रभावित हो रहा है। पार्षद ने कई निर्माण कार्य और टेंडर की भी जानकारी दी, लेकिन लोगों को अब भी राहत का इंतजार है। 30 साल पुराने हत्या केस में सूरज भान सिंह हुए रिहा। बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में सबूतों के अभाव से रिहा कर दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 29 जुलाई 1996 के बेहट गांव में रंजीत की हत्या से जुड़ा हुआ था, जिससे शुरुआती प्राथमिक में सूरज भान सिंह का नाम नहीं था, बाद में जांच के दौरान जोड़ा गया। अब योजना पक्ष के 7 गवाहों ने कोर्ट में घटना का समर्थन नहीं किया। पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट ने सूरज भान सिंह और अजीत सिंह को बरी कर दिया। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कामों वाले पोस्टर से सियासत गर्म। पटना में लगे पोस्टरों के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्ष के कार्य को जो कहा वो किया संदेश के साथ प्रचारित किया जा रहा है। वर्तमान सीएम सम्राट चौधरी की सरकार के बीच भी नीतीश के कामों पर जोर दिया जा रहा है। जदयू नेताओं का दावा है कि सरकार बहुमत आसानी से हासिल करेगी। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि सरकार नीतीश की सोच पे चल रही है। वहीं तेजस्वी यादव के आरोप का खंडन किया गया। इससे बीच निशांत कुमार संगठन मजबूत करने और राजनीतिक शुरुआत की तैयारियां में सक्रिय है। मिचेल स्टार्क की आईपीएल 2026 में धमाकेदार वापसी तय। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल को आईपीएल 2026 में खेलने की अनुमति मिल गई है। कंधे और कोहनी की चोट से उबरने के बाद वह पूरी तरह फिट और जल्द ही दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मैदान में उतर सकते हैं।
उम्मीद है कि 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में खेलेंगे। स्टॉक धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग को बोझ बढ़ रहा है। आईपीएल में वह 150 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अब तक 51 मैचों में 65 विकेट ले चुके स्टॉक का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें एक 5 विकेट के हॉल भी शामिल है। सीबीएसई ने शुरू किया इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम पोर्टल। सीबीएसई ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं में शामिल केंद्र और कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम पोर्टल शुरू किया है। इसका उद्देश्य पारिश्रमिक, वाहन भत्ता और अन्य खर्च भुगतान बिना देरी के सीधे डिजिटल माध्यम से करना है। इस वर्ष दरों में संशोधन किया गया है और पोर्टल इन्हीं के आधार पर गणना करेगा। परीक्षा संबंधी सभी गतिविधियों के बाद डेटा फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। स्कूल प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि वे पोर्टल पर बैंक विवरण सही और सटीक रूप से दर्ज करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए उनके नाम है दयानंद सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, संतोषी सिंह राजपूत, सुनील कुमार और राजा सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या स्मार्ट सिटी का सपना पटना में सच होता दिख रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।